जैन साथियों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बताएंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। ध्यान रखना, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है पादप शारीरिक क्रिया विज्ञान का जनक। ठीक है दोस्तों। अगला है पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई क्या है। पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई क्या है? तो कोशिका होती है। ध्यान रखिएगा, पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई क्या होती है? कोशिका। अगला है इंडोल एसिटिक अम्ल IAA के संश्लेषण में काम आता है जिंक। Zn धातु काम आती है। इंडोल एसिटिक अम्ल IAA के संश्लेषण में काम आता है जिंक Zn। ठीक है दोस्तों। अगला है कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेस का भाग है? तो आयरन Fe। आयरन जो होता है Fe वो दोस्तों साइटोक्रोम ऑक्सीडेस का भाग होता है। ध्यान रखना, आयरन किसका भाग होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेस का, Fe। ठीक है दोस्तों। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? नाइट्रोजीकरण स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, ध्यान रखना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पूछा जाता है। तो मॉलिब्डेनम, एमओ। ध्यान रखना, इसका प्रतीक क्या होता है? एमओ, मॉलिब्डेनम। अगला है क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम धातु Mg महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान रखना, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मैग्नीशियम Mg धातु। ध्यान रखना। अगला है पौधे के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? पौधों के विकास और वृद्धि के लिए कितने तत्व अनिवार्य होते हैं? 18। ठीक है दोस्तों, पहले 17 थे, अब 18 हो गए हैं। पौधों के विकास और वृद्धि के लिए कितने तत्व आवश्यक होते हैं? 18। अगला है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? तो संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन। दोस्तों, जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में पौधे उगते हैं, उनको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, जो जल में पोषक तत्वों के माध्यम से जलीय पौधे उगाए जाते हैं जल में, तो उनको हाइड्रोपोनिक्स क्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है पादप भस्म में होते हैं पौधे के अकार्बनिक घटक। पादप भस्म में होते हैं पौधे के अकार्बनिक घटक। ठीक है। तो अगला है पौधों में हरी महीनता किन कारणों से होता है? पौधों में हरी महीनता किस कारण से होता है? तो आयरन Fe और मैग्नीशियम की न्यूनता के कारण। जब दोस्तों आयरन और मैग्नीशियम धातु की कमी हो जाती है, तब पौधों में हरी महीनता रोग होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों, और फास्फोरस और पोटेशियम ये क्या कहलाते हैं? क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। ये तुम्हारे खाद के उर्वरक होते हैं। क्रांतिक तत्व कौन कहलाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व कौन से हैं? तो मैग्नीज, Mn और क्लोरीन। यानी कौन से तत्व है? Mn और क्लोरीन, Cl। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज Mn हो गया और क्लोरीन Cl हो गया। ये प्रकाश संश्लेषण की जलीय अपघटन में भाग लेते हैं। अगला है मक्के में सफ़ेद कलिका रोग किस तत्व की कमी से लगता है? तो जिंक की कमी से लगता है। Zn, ध्यान रखना। मक्के में सफ़ेद कलिका रोग किसकी कमी से लगता है? जिंक, Zn की कमी से। जस्ता बोला जाता है इसी को। अगला है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो धान में खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, पूछा जाता है? धान से। और ये खैरा रोग किसकी कमी से लगता है? जिंक, जस्ता की कमी से, Zn। अगला लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध व स्वाद के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सल्फर अदा करता है। ध्यान रखना, लहसुन, प्याज, तेल में गंध एवं स्वाद के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सल्फर। अगला है बोरान की न्यूनता के कारण सेब में कौन सा रोग हो जाता है? बोरान की न्यूनता के कारण सेब में कौन सा रोग होता है? आंतरिक कारक रोग हो जाता है बोरान की कमी से। किसमें? सेब में। ठीक है ना। सेब जो होते हैं पौधे में, उसमें
अगर बोरान की न्यूनता हो जाती है, बोरान की कमी हो जाती है यानी कम, तो आंतरिक कार्क रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है अमरवेल किस प्रकार का परजीवी है? तो पूर्ण स्तंभ परजीवी है दोस्तों, ध्यान रखना। अमरवेल किस प्रकार का परजीवी है? तो पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। ये दूसरे पौधों में, इसमें पत्तियां नहीं होती, केवल एक शाखा होती है, लता, जो दूसरे पेड़ों में अपने चूसंगों से लिपट जाती है और अपना भोजन बनाती है। परजीवी है, ये स्वयं भोजन नहीं बनाती, ये दूसरे पौधों पर निर्भर रहती है। ठीक है दोस्तों। तो अमरबेल किस प्रकार का परजीवी है? पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। अगला है गठुआ अथवा ओरोबैंकी किन पौधों की जड़ों पर पूर्ण परजीवी के रूप में निवास करता है? तो बैगन, आलू, तम्बाकू, टमाटर, गेहूं, शलजम, सरसों आदि पर। ठीक है दोस्तों। अगला है स्ट्राइगा किन पौधों की जड़ों का आंशिक मूल परजीवी है? तो ये गन्ना और ज्वार का, ध्यान रखना। स्ट्राइगा किन पौधों की जड़ों का आंशिक मूल परजीवी होता है? तो गन्ना एवं ज्वार का होता है। किसका? गन्ना और ज्वार का। आम के वृक्ष पर कौन सा स्तंभ परजीवी पाया जाता है? आम के वृक्ष पर कौन सा स्तंभ परजीवी पाया जाता है? तो आंशिक स्तंभ परजीवी लोरेंथस एवं मिसलेटा, ध्यान रखना। आम के वृक्ष में कौन सा स्तंभ परजीवी पाया जाता है? आंशिक स्तंभ परजीवी लोरेंथस एवं मिसलेटा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है परजीवी पौधे किस अंग द्वारा पोषक के शरीर से भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है? तो हिस्टोरेमिया द्वारा, ध्यान रखना। परजीवी पौधे किस अंग द्वारा पोषक के शरीर से भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है, यानी कि अपना भोजन बनाता है? तो हिस्टोरियम द्वारा अपना भोजन बनाता है, अवशोषण करता है परजीवी पौधे, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, कवक के किसी पौधे की जड़ के साथ सह जीवन को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? कवक के किसी पौधे की जड़ के साथ सह जीवन को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो माइकोराइजा की उपमा दी गई है। यह सहजीवन जंगली पौधों में पाया जाता है, ध्यान रखना। माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है? सहजीवी जंगली पौधों में पाया जाता है। अगला है शैवाल तथा कवक के घनिष्ठ संबंध को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? लाइकेन। और ये घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है कौन? शैवाल और कवक की, कौन? लाइकेन, ध्यान रखिएगा। संज्ञा प्रदान की गई है शैवाल तथा कवक के घनिष्ठ संबंध में, कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो लाइकेन की। अगला है एजोला किसका परजीवी है? तो फर्न एवं नीला हरा शैवाल का परजीवी, ध्यान रखना। एजोला किसका सहजीवी है? फर्न एवं नीला हरा शैवाल का। फर्न एवं नीला हरा शैवाल का पाया जाता है। ठीक है। एजोला किसका सहजीवी होता है? तो फर्न एवं नीला हरा शैवाल का सहजीवी होता है, याद रखिएगा। अगला है कीट बच्ची पौधे किस निवास पर उगते हैं? तो ऐसा भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ उगते हैं, भूमि में नाइट्रोजन का अभाव होता है। कीट बच्ची पौधे कहाँ उगते हैं? ऐसी जगह उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है, जहाँ नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। कीट बच्ची पौधे कहाँ उगते हैं? तो वहाँ उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन का अभाव होता है। अगला, भारत में कीट बच्ची पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। भारत में कीट बच्चे पौधे कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर में पाए जाते हैं। लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज लवण आदि का अवशोषण का कार्य कौन करता है? तो कवक करता है, ध्यान रखिएगा। लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज लवण आदि का अवशोषण का कार्य कौन करता है? तो लोग कवक करते हैं, ध्यान रखना। लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज लवण का अवशोषण का कार्य कौन करते हैं? तो कवक करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।